हेलो स्टूडेंट्स, ME 303 सब्जेक्ट में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे स्टीम नोजल्स। आज हम अधिकतम निस्सरण के लिए कंठ और निर्गम का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। स्टीम नोजल के डिफरेंट डायमेंशंस जैसे कि थ्रॉट और एग्ज़िट पर जो एरिया है, डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए और नोजल एफिशिएंसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने स्टीम नोज़ल के बारे में पढ़ा था कि वह कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप के नोज़ल होते हैं और किसी भी नोज़ल का जो अभिकल्प करा जाता है स्टीम नोज़ल का, वो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। अब क्योंकि ये कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप का नोज़ल होता है तो निर्गम द्वार कंठ के बाद होता है तथा अधिक व्यास का होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो हम एक अभिसारी नोज़ल से प्रवाहित भाप पर विचार करते हैं। इसमें हमने कुछ ये प्रॉपर्टीज़ का अज्यूम करा है, जैसे एंट्रेंस पे नोज़ल के एंट्रेंस पे दाब P1 है, एंथैल्पी H1, P2 है थ्रॉट के ऊपर दाब, एंथैल्पी H2 थ्रॉट पर ही जो भाप है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन शुष्कता भिन्न X2 है, Vg2 थ्रॉट पर भाप का विशिष्ट आयतन है, C2 कंठ पर भाप का वेग है, A2 कंठ पर क्षेत्रफल है नोज़ल का। इसी तरह से सेम जो थर्ड पॉइंट है वह एग्ज़िट का माना है हमने, नोज़ल की एग्ज़िट को थर्ड सेक्शन माना है। तो जितनी प्रॉपर्टी P3, H3, Vg3, X3, C3 और A3 आपको दिख रही है, ये सभी एग्ज़िट के लिए है सेम प्रॉपर्टीज़। M भाप का प्रवाह दर है kg प्रति सेकंड में। तो कंठ व निर्गम द्वार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम भाप की प्रारंभिक अवस्था के अनुसार क्रांतिक दाब का मान निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। जब हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हमने देखा था, अगर स्टीम नोज़ल के एंट्रेंस पे भाप सुपर हीटेड है तो ये P2 का मान हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि P1 जो है एंट्रेंस से भाप का क्या दाब है ये हमें ज्ञात होता है। तो हम इस तरह से P2 का थ्रॉट पे जो क्रांतिक दाब है वह निकाल सकते हैं। अगर इस थ्रॉट पर सुपर हीटेड स्टीम है तो इस तरह से निकालेंगे, और अगर स्टीम ड्राई सैचुरेटेड है तो हम P2 बराबर 0.578 P1 से आप P2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब नोज़ल से शुष्क संतृप्त भाप के प्रसरण के लिए HS डायग्राम जो है वो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। HS डायग्राम क्या होता है? मोलियर चार्ट होता है बेसिकली। तो इसकी सहायता से हम बाकी जो डायमेंशंस वो ज्ञात करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम एंट्रेंस के लिए अगर हमें P1 दाब ज्ञात है तो हम P1 और स्टीम की एंट्रेंस के समय उसकी कंडीशन पता है कि वो ड्राई है या सुपर हीटेड है, तो उसकी सहायता से हम P1 जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट वो लगा सकते हैं, मार्क करेंगे मोलियर चार्ट में। तो सर्वप्रथम भाप की दी गई प्रारंभिक अवस्था के अनुसार बिंदु 1 अंकित किया जाता है। यह वह बिंदु है जहां पर प्रारंभिक दाब रेखा संतृप्त रेखा से मिलती है। अब बिंदु 1 से एक सीधी रेखा नीचे की तरफ तब तक खींचते हैं जब तक कि वह क्रांतिक दाब P2 की रेखा पर बिंदु 2 पर मिलती है। तो P2 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की सहायता से, तो वो वहाँ तक हम सीधी लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे जहाँ तक कि P2 दाब हमें मिल ना जाए। अब 1 से 2 को जो रेखा है उसको हम और नीचे तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि P3 दाब रेखा से बिंदु 3 पर मिल जाए। अब एग्ज़िट पे जो नोज़ल के एग्ज़िट पे स्टीम का क्या प्रेशर है वो अभी हमें ज्ञात है P3, तो वहाँ तक हम इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे। अब मोलियर चार्ट की सहायता से और स्टीम टेबल की सहायता से हम ये H1, H2, H3, X2, X3 का मान निकालेंगे, है ना, और Vg2 और Vg3 का मान ज्ञात कर लेंगे भाप सारणी की सहायता से। अब हम डायमेंशन निकालेंगे सबसे पहले थ्रॉट के लिए, कंठ के लिए। तो प्रवेश से कंठ के मध्य एंथैल्पी में कमी हम जानते हैं क्या होगा, H1 माइनस H2। H1 और H2 की वैल्यू हम मोलियर चार्ट से ज्ञात कर चुके हैं, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। अब कंठ पर भाप की गति C2 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं सूत्र 44.72 √H1 माइनस H2।
अब ये एंथैल्पी ड्रॉप जो है वो आप निकाल लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से निकाल के हम जो है C2 का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ये वैल्यू हम रखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट का, वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। हम ये जानते हैं m बराबर A2C2/V2 होता है ना। यहाँ पे V2 क्या है, दाब P2 पर भाप का विशिष्ट आयतन। अगर मान लो कि थ्रॉट पे जो स्टीम है वह ड्राई सैचुरेटेड है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर A2C2/X2VG2। जहाँ पे VG2 का मान हम स्टीम टेबल से ज्ञात करेंगे, तो X2 भी हम जो है मोलर चार्ट से ज्ञात कर लेंगे। X2 क्या है, स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर वह जो A2 का जो मान है वो हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अगर मान लो कि थ्रॉट पर स्टीम जो है वह एंट्रेंस पे सुपर हीटेड है और कंठ पर भी, थ्रॉट पर भी वह सुपर हीटेड ही है ना, सेकंड पॉइंट पे, तो हम V2 का मान जो है वो उसके लिए समीकरण इस प्रकार से लगाएंगे सुपर हीटेड स्टीम के लिए। VG2/TG2 बराबर V2/TS2। यहाँ पे VG2 तो जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है 2 पॉइंट पे, TG2 है सैचुरेशन टेम्परेचर सेकंड पॉइंट पे, और V2 जो है वो हमें जो कि ज्ञात करना है, और TS2 क्या है, सुपर हीटेड टेम्परेचर है सेकंड पॉइंट पे। तो इस तरह से हम निर्गम दाब के लिए भी निकाल सकते हैं। निर्गम दाब के लिए मोलर चार्ट से हम H1 - H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले में m बराबर A3C3/X3VG3। C3 का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे 44.72 √H1 - H3 से। तो इस तरह से A3 का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। A2 और A3 थ्रॉट और एग्जिट पर हमें नोज़ल का एरिया पता लग गया, तो इससे हम जो डायमीटर है, व्यास, वो भी याद कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होता है अंडर π/4d² से। तो इस फॉर्मूले से D2 और D3 का मान हम याद कर लेंगे। अब बात आती है नोज़ल की लंबाई की, वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो साधारणतया अभिसारी भाग की लंबाई काफ़ी कम रखी जाती है क्योंकि कंठ तक क्षेत्रफल में कमी होती है, अतः इसे बिना घर्षण हानि के सुगमता से समायोजित किया जा सकता है। व्यवहार में यह 5 से 6 mm उचित मानी जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं अपसारी भाग दिखलाया गया है। यहाँ पर भाप का उच्च वेग होने के कारण जेट सीधा निकलने का प्रयास करेगा। यदि डाइवर्जेंस अधिक होगा, मतलब कोण अधिक होगा डाइवर्जेंस का, तो भाप नोजल की दीवारों को छू ही नहीं पाएगी और किनारों की भाप से आईडी करंट्स बनने लगेंगे एवं अधिक घर्षण उत्पन्न करेगी। अतः अपसारण कोण को कम रखा जाता है। व्यवहार में शंकु कोण 10 डिग्री तक ही उचित रहता है। इस प्रकार नोजल की लंबाई का निर्धारण किया जाता है। अब ये कोण, अगर मान लो हमने अल्फ़ा ये कोण माना है, यदि अपसारी भाग की लंबाई L है, कोण है अल्फ़ा डिग्री, कंठ का व्यास D2 है, निर्गम का व्यास D3 है, तो tan अल्फ़ा हम इस चित्र की सहायता से निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से। tan अल्फ़ा बराबर आएगा D3 - D2/2L, है ना। तो यहाँ से हम ये डाइवर्जेंट जो पार्ट है नोजल का, उसकी लंबाई L ज्ञात कर सकते हैं। L बराबर D3 - D2/2 tan अल्फ़ा। अब हम पढ़ेंगे घर्षण का प्रभाव। अब ये घर्षण जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्ञात करने के लिए, क्योंकि नोजल में हमेशा घर्षण कार्य करता है, इसके कारण से एंथैल्पी ड्रॉप होती है। तो हमें इसका जो है मेजरमेंट करना आवश्यक है। ये कैसे करते हैं, नोजल में भाप प्रविष्ट होने से लेकर कंठ तक अर्थात अपसारी भाग में, जो कि नोजल की कुल लंबाई का बहुत छोटा भाग होता है, में वेग काफ़ी कम रहता है, जबकि अपसारी भाग की लंबाई अधिक होती है तथा वेग भी अतिध्वनिक होता है। यदि नोजल के अपसारी भाग का कोण अधिक होता है तो भाप के नोजल की सतह से अलग होने की संभावना रहती है, अतः इसे रोकने के लिए कोण कम रखना पड़ता है। इस कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है तथा अधिक घर्षण होने की संभावना रहती है। अतः यह माना जाता है कि प्रवेश से कंठ तक भाप प्रवाह घर्षण रहित व कंठ से निर्गम तक घर्षण होता है। इसे मोलर चार्ट HS डायग्राम जो है, H मतलब एंथैल्पी, S मतलब एंट्रोपी से दिखलाया गया है। अपसारी भाग में घर्षण होने के कारण भाप कुछ रीहीट हो जाती है। इसे बिंदु 3 द्वारा दर्शाया गया है।
रीहीटिंग में भाप की एंट्रोपी व एंथैल्पी बढ़ जाती है। इस अवस्था में एंथैल्पी का पतन H2 - H3 ही होता है, जो कि आदर्श सम एंट्रोपी प्रक्रम में एंथैल्पी पतन H2 - H3 डैश से कम होता है। इस प्रकार से प्रसरण दक्षता ज्ञात की जाती है। एक्सपांशन एफिशिएंसी H2 - H3 अपॉन H2 - H3 डैश। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 1 से 3 तक ये एसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए था, लेकिन थ्रॉट के बाद कुछ रीहीटिंग हो जाती है, इससे एंथैल्पी ड्रॉप कम हो जाता है, तो H2 - H3 हो जाएगा। तो इससे हम नोज़ल की एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं, नोज़ल की एक्सपांशन एफिशिएंसी। उसके बाद हम नोज़ल की एफिशिएंसी भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या होती है वो? बराबर नोज़ल एफिशिएंसी बराबर एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, है ना। एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप मतलब जब हमने घर्षण को भी इवेलुएट करा है, तो यहाँ पे हम ये मोलर चार्ट की सहायता से ज्ञात करते हैं। अतः नोज़ल निकास पर वेग C3 बराबर इसमें चेंज हो जाएगा। अगर हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर करते हैं तो C3 का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, C3 बराबर 44.72 √H1 - H3 डैश मल्टीप्लाई बाय नोज़ल की एफिशिएंसी। इस तरह से हम नोज़ल की एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं और फिर उसे बाकी के फॉर्मूले में भी उनको इंक्लूड करते हैं।